तो आज हम इन्फेक्शियस डिजीज में इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में देखेंगे, स्टडी करेंगे इन्फ्लुएंजा वायरस होता क्या है और कुछ कुछ चीजें उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन। तो इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन जैसे कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मोस्टली जो इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन होता है वो एक टाइप का रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। यानी कि कुछ वायरस होते हैं जो रेस्पिरेशन के थ्रू बॉडी में एंटर करते हैं, यानी कि थ्रू ट्रेकिया, थ्रू ब्रोंकाई एंटर करते हैं, लंग्स में जाते हैं और वो कुछ सिम्टम्स को क्रिएट करते हैं और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही वो स्प्रेड किया जाता है। इसके लिए कुछ इस तरह से फोटो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो अभी देखेंगे कि इन्फ्लुएंजा क्या होता है। तो इन्फ्लुएंजा नहीं तो कॉमन टर्म में हम इसको फ्लू कहते हैं। फ्लू इज ए कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन। ये क्या है? एक कंटेजियस है, वायरल इन्फेक्शन है जो कि स्प्रेड होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में थ्रू ड्रॉपलेट न्यूक्लिया। तो ड्रॉपलेट्स अगर होगा, ड्रॉपलेट पार्टिकल्स होंगे तो उससे वो स्प्रेड होगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में and can cause mild to severe symptoms and life threatening complication। इसमें सिम्टम्स जो होता है वो माइल्ड भी हो सकता है, रिलेटेड टू एज, रिलेटेड टू इम्यूनिटी। जो सिम्टम्स आते हैं उसमें कभी कभार सिर्फ बुखार आता है, बॉडी पेन आता है, लेकिन अगर इम्यूनिटी अच्छा ना हो, एज ज्यादा हो, कोमॉर्बिडिटीज ज्यादा हो तो इसमें सीवियर सिम्टम्स भी देखने मिलते हैं जो कि लाइफ के लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है या फिर हम कह सकते हैं लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, इंक्लूडिंग डेथ। इसकी वजह से डेथ भी हो सकता है इवन इन चिल्ड्रंस एंड एडल्ट। मतलब ये बच्चे लोग और बड़े लोग दोनों में ये इन्फ्लुएंजा वायरस है वो इन्फेक्ट करता है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस या फिर हम इसे कह सकते हैं फ्लू, इट इज ए कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन that can cause mild to severe symptoms and life-threatening complication including death even in healthy children and adults। इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन में बी ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स। बेसिक अगर हम देखेंगे तो इन्फ्लुएंजा वायरस के अटैक से या फिर हम कह सकते हैं फ्लू में हमको क्या क्या सिम्टम्स देखने मिलेगा। तो सबसे बेसिक चीज होता है फीवर, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है जिसे हम कहते हैं फीवर। दूसरा होता है एक, यानी कि बॉडी पेन, मसल्स पेन जिसे हम कहते हैं माइल्ड या फिर हम कह सकते हैं बॉडी पेन या फिर हेडेक, तो या फिर पेन कहीं पे भी होगा बॉडी में। तीसरा है चिल्स, यानी कि ठंडी लगना या फिर हम कह सकते हैं शिवरिंग, शिवरिंग या फिर हम कह सकते हैं ठंडी लगना। चौथा टायर्डनेस, फटीगेबिलिटी, यानी कि कोई भी काम में मन न लगना, थकावट होना, कुछ भी चीज करने की इच्छा न होना। और सडन ऑनसेट, इसका ऑनसेट काफी सडन होता है। मतलब ऐसा होता है कि यार हम कल तक ठीक थे लेकिन आज क्या है, इन वायरस के इन्फेक्शन की वजह से हमें बुखार, ठंडी लगना, ये सब चीजें स्टार्ट हो गया। तो ये सडन ऑनसेट होता है। तो इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन में हमें कुछ कुछ सिम्टम्स देखने मिलते हैं जैसे कि फीवर, एक बॉडी एक बोल सकते हैं, हेडेक बोल सकते हैं, मसल पेन बोल सकते हैं, उसके साथ साथ चिल्स, टायर्डनेस और सडन ऑनसेट। वेरियस फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन हैव ऑकर्ड आउट एन आउटब्रेक एट डिफरेंट टाइम्स, समटाइम विथ अलार्मिंग मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी इन द वर्ल्ड। इन्फ्लुएंजा के इन्फेक्शन काफी बार स्प्रेड हुए हैं और बहुत रैपिडली स्प्रेड होते हैं जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोगों की मौत होती है। ये इन्फेक्शन ड्रॉपलेट पार्टिकल से स्प्रेड किया जाता है, इसके लिए इसका स्प्रेडिंग पावर जो होता है वो काफी ज्यादा फास्ट होता है। तो इसके वजह से काफी टाइम हिस्ट्री में अगर हम देखेंगे तो काफी बार हमने ऐसा देखा है कि इन्फ्लुएंजा का वायरस का आउटब्रेक हो गया है, एंडेमिक हो गया है, बहुत लोगों में एक साथ स्प्रेड हो गया है जिसकी वजह से हमें काफी लोगों का डेथ भी देखने को मिला है। अब हम देखेंगे इटियोलॉजिकल एजेंट। तो इटियोलॉजिकल एजेंट क्या है? तो सबसे पहले जो वायरस पार्टिकल होता है वो कैसा होता है, तो जैसे कि स्क्रीन पे आ रहा है कि वायरस पार्टिकल कुछ इस तरीके से दिखता है।
वायरस पार्टिकल जो होता है इन्फ्लुएंजा का कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसके अंदर सबसे बीच में अगर हम देखेंगे तो वहां पे प्रेजेंट होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, यानी कि जो आरएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए न्यूक्लियोप्रोटीन जो है वो हम देख सकते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड है। उसके बाहर हम देख सकते हैं कुछ प्रोटीन्स के एनवलप होते हैं, जैसे कि हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये प्रोटीन एनवलप है जहां पे M1 और M2 नाम का प्रोटीन प्रेजेंट होता है। उसके बाहर का लेयर है, जैसे कि कुछ ये साइड का लेयर हम देख सकते हैं, इसे हम कहते हैं लिपिड एनवलप या फिर हम कह सकते हैं लिपिड लेयर। उसके साथ साथ कुछ उसके ऊपर फिलामेंट जैसे कि स्पाइक्स अटैक होते हैं, जिसे हम कहते हैं हेमाग्लूटिन, और कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूरामाइनिडेज। क्या कहते हैं? न्यूरामाइनिडेज। तो ये जो वायरस का पार्टिकल होता है वो क्या होता है? स्पेरिकल होता है, जिसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। उसके ऊपर कुछ प्रोटीन एनवलप प्रेजेंट होते हैं, कुछ फैट लिपिड एनवलप प्रेजेंट होते हैं, और उसके ऊपर कुछ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूरामाइनिडेज या फिर हम कह सकते हैं हिमैग्लूटिन। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है वो कितने टाइप का होता है? तो अभी तक इन्फ्लुएंजा वायरस हमने देखा है 3 टाइप का होता है, मोस्ट प्रोबेबली A, B और C। 3 प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस देखने को मिलता है। आउट ऑफ दिस, इन्फ्लुएंजा टाइप A इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट सीरियस एंड सीवियर आउटब्रेक इन ह्यूमन बीइंग, व्हाइल B and C कॉज ए माइल्ड फॉर्म ऑफ इलनेस। मतलब हम देख सकते हैं कि अगर जो इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप ए और बी जो टाइप ए जो होता है वो काफी सीवियर होता है, यानी कि काफी ज्यादा हार्मफुल होता है ह्यूमन बीइंग के लिए, और बी और सी जो होता है वो माइल्ड फॉर्म होता है इन्फ्लुएंजा वायरस का। टाइप ए इज फर्दर सबटाइप्ड इनटू 2 वायरल सरफेसेस। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसके जो वायरस के जो पार्टिकल थे उसके ऊपर 2 टाइप के वायरल सरफेसेस मिलते हैं। एक को हम कहते हैं हीम ग्लूटिनिन, एक को हम कहते हैं हीम है ग्लूटिनिन, और एक को कहते हैं न्यूर अमाइनिडेज। क्या कहते हैं? न्यूर अमाइनिडेज। तो ये 2 टाइप के वायरल सरफेसेस प्रेजेंट होते हैं। इसके अकॉर्डिंगली टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस आगे जाके काफी ज्यादा सब टाइप में डिवाइड होता है। तो सबसे पहले ये होता क्या है? हिमैग्लूटिनिन क्या होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H से। हिमैग्लूटिनिन जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं H से। तो ये क्या होता है? ये होता है एक H एंटीजन, ये होता है एक टाइप का एंटीजन होता है विथ एलिट होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स by antibodies and determine the further protection against the influenza A virus। तो ये एक मॉड्यूल टाइप का प्रेजेंट होता है, जिसमें अगर बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाया हो, वो एंटीबॉडीज अगर वहां पे जाके अटैच हो जाएगा तो उसके वजह से आगे जो है वो स्प्रेड नहीं हो पाता इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन। तो ये एक टाइप का एंटीजन प्रेजेंट होता है। देयर आर 16 डिस्टिंक्ट H सबटाइप ऑफ टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस। तो टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस में अगर हम H एंटीजन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इनके 16 सब टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 16 सब टाइप। दूसरा होता है न्यूरामाइनिडेज, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है N से। तो N से क्या होता है? तो antibody response against an antigen limit the spread of viral infection and it responsible for reduction in the infection। तो ये भी एक टाइप का एंटीजन होता है जिसे हम कहते हैं एन एंटीजन, जिसपे अगर एंटीबॉडी अटैच हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है? तो इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होता ज्यादा और इन्फ्लुएंजा वायरस से प्रिवेंट किया जाता है। एन एंटीजन कितने टाइप के होते हैं? तो एन एंटीजन होते हैं 9 सब टाइप के। तो एन एंटीजन जो होता है वो 9 सब टाइप का प्रेजेंट होता है। तो हीमग्लूटिनिन को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूरामाइनिडेज को N से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो इसके लिए हम इसे कहते हैं एच ए एंटीजन, एच ए यानी कि हीमोग्लोबिन एंटीजन और एन ए यानी कि न्यू अमाइनिडेज एंटीजन। तो द एच ए एंड एन ए आर इम्पोर्टेंट इन द इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द वायरस। तो इम्यूनिटी बनाने के लिए ये एंटीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस स्पाइक्स में प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंफेक्शन। अगर एंटीबॉडीज बॉडी में प्रेजेंट होता है अकॉर्डिंग टू एंटीजन प्रेजेंट ऑन वायरस, तो उसकी वजह से जो इन्फेक्शन स्प्रेड होने का पावर है वो बहुत ही हद तक कम हो जाता है। द एन ए प्रोटीन इज द टारगेट ऑफ द एंटीवायरल ड्रग टेमीफ्लू, या फिर हम कह सकते हैं रिनेलजाम। तो कुछ ड्रग्स आते हैं, कुछ एंटीवायरल ड्रग्स आते हैं, वो वर्क कहाँ पे करते हैं? तो वो वर्क करते हैं न्यूरामाइनिडेज एंटीजन के ऊपर और वो प्रिवेंट करते हैं स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन। तो hence the subtype of influenza A virus are designated by denoting serial subtype number of H and N antigen as H1N1, H2N2। तो ये दो टाइप के एंटीजन होने के वजह से, जिसमें H एंटीजन 16 टाइप का आता है और N एंटीजन जो है वो 9 सब टाइप के आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने देखा है कि H1N1 वायरस या फिर H2N2 वायरस या फिर हम कह सकते हैं H5N2 वायरस, ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के स्पाइक्स और एंटीजेंस जो होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसे नंबरिंग किया जाता है और इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं कि H1N1, H2N2, H5N5 या फिर H5N1। तो इस तरह से डिनोट किया जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा ए वायरस इन्फेक्शन ह्यूमन बींग, बर्ड, पिग्स और हॉर्स में ज्यादा देखने को मिलता है। यानी कि ह्यूमन बींग, बर्ड, पिग्स और हॉर्सेज में हमें ज्यादा ये सब देखने को मिलता है इन्फेक्शन। वैसे अगर हम देखने जाएंगे तो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंजा वायरस के इन्फेक्शन हमें देखने मिलते हैं, काफी सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अगर हम देखेंगे तो अगर H के 16 टाइप्स और N के 9 टाइप्स को अगर हम परम्यूट कॉम्बिनेशन से देखेंगे तो H1N1, H2N2, H2N1, H5N1 ऐसे करके काफी ज्यादा वैरायटी में हमें इन्फ्लुएंजा वायरस देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें से कुछ वायरसेस है या फिर कुछ वायरस जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो 2 ऑफ द नोन सबटाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस व्हिच हैव अफेक्टेड द ह्यूमन बीइंग्स इन रीसेंट टाइम आर एज अंडर। यानी कि कुछ जो उनमें से 2 जो है सब टाइप, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस ए, जिसे हम कहते हैं H5N1, कॉमनली नोन एज ब्लड फ्लू। बीच में निकला था कि चिकन खाने से बर्ड फ्लू होता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। इसे हम कहते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस ए H5N1, या फिर हम कॉमन लैंग्वेज में कह सकते हैं बर्ड फ्लू। दूसरा है स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस ए H1N1, कॉमनली कॉल्ड एज स्वाइन फ्लू। तो मोस्ट प्रोबेबली पिग्स के थ्रू स्प्रेड होता है, इसे हम कहते हैं स्वाइन फ्लू। तो एक है एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस ए H5N1, जिसे हम कहते हैं बर्ड फ्लू, और दूसरा है स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस ए H1N1, जिसे हम कहते हैं स्वाइन फ्लू। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो इन्फ्लुएंजा का अगर हम पैथोलॉजी अगर शॉर्ट में देखें तो क्या होता है? तो वायरस पार्टिकल कभी भी अगर एंटर होता है तो मोस्ट प्रोबेबली रेस्पिरेटरी सिस्टम से, नोज या माउथ से एंटर होता है, ट्रेकिया के थ्रू जाके ब्रोंकस में जाके अटैक करता है और रेस्पिरेटरी पावर को कम करता है। तो इसमें क्या देखने मिलता है? तो इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है वो रेप्लिकेट्स इन दी एपिथेलियल सेल्स थ्रू दी रेस्पिरेटरी ट्री। तो जो एपिथेलियल सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं ट्रेकिया है, ये डिवाइड हो रहा है ट्रेकिया, तो इसके अंदर जो भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं साइड में, ये सबसे पहले उन्हीं को अटैक करता है, यानी कि एपिथेलियल सेल्स को अटैक करता है। विद वायरस बीइंग
कवरेबल फ्रॉम बोथ द अपर एंड द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक नेचुरली और एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड। तो मोस्ट प्रोबेबली वो ट्रेकिया और ब्रोंकस में जो है वो काफी अटैक करता है। ट्रेकियोब्रोंकियल चेंजेस इन इन्फ्लुएंजा, अगर हम चेंजेस देखेंगे तो क्या देखने मिलता है, तो अगर एक्यूट स्टेज में देखेंगे तो वहां पे मल्टीपल डिस्ट्रक्शन होता है, जो सेल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं उसका डिस्ट्रक्शन होता है, जिसमें होता है डिफॉर्मेशन, यानी कि ऊपर का सरफेस जो होता है, जो ऊपर के सरफेस होते हैं वो रप्चर ऑफ हो जाते हैं, रप्चर ऑफ अपर सरफेस, रप्चर ऑफ अपर सरफेस ऑफ सेल, जो सेल होता है या फिर जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उसके अपर साइड के जो लेयर होते हैं वो रप्चर होते हैं, इसे हम कहते हैं डिस्फॉर्मेशन ऑफ द स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम ऑफ द ट्रेकिया एंड ब्रोंकस। तो ट्रेकिया और ब्रोंकस में सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स, उसके अपर जो लेयर होते हैं उनका डिस्फॉर्मेशन होता है, यानी कि रप्चर होता है अपर लेयर का ट्रेकिया और ब्रोंकस में। Often only a basal layer of the epithelium remains. Edema and congestion of the submucosa are often marked. तो ऊपर का लेयर अगर घस जाता है तो नीचे के लेयर में एडिमा कंजेशन हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन ऑफ द epithelium of the upper airway passage is also associated with vascular congestion, hyperemia, edema, and inflammatory cell infiltration of the tunica propria and submucosa। तो अगर हम देखेंगे तो उसमें पता चलता है कि कंजेशन होने के वजह से वेस्क्यूलर जो ब्लड सप्लाई करता है जो आर्टरी, वहां पे भी कंजेशन देखने मिलता है। हाइपरएमिया, वायरस का पार्टिकल बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। एडिमा, सूजन देखने मिलता है। और कुछ हमारे सोल्जर्स जो है न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस वहां पे आके एक्यूमुलेट होते हैं, तो उसकी वजह से हमें इंफ्लामेटरी सेल इनफिल्ट्रेशन देखने को मिलता है। कहाँ पे, तो सब म्यूकोजा या फिर हम कह सकते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया जो लेयर होता है वहां पे हमें देखने को मिलता है। जो ऊपर का लेयर होता है वो रप्चर ऑफ हो जाता है, वो घिस जाता है, तो उसके नीचे के लेयर में बाकी सारी चीज जैसे कि एडिमा, न्यूट्रोफिल का इनफिल्ट्रेशन, उसके बाद वेस्क्यूलर कंजेशन, ये सब चीज हमें देखने को मिलता है। अगर हम और डिटेल में देखेंगे तो 3 कैरेक्टरिस्टिक एल्वियोलर चेंजेस हमें देखने मिलेगा निमोनिया में, अर्ली इन्फ्लुएंजल वायरस निमोनिया में। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सब क्या करेगा, तो वायरस जाके डिपॉजिट हो जाएगा एल्वियोलाई में और उसके वजह से निमोनिया होने लगेगा। तो निमोनिया में बेसिकली कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमें देखने मिलते हैं। सबसे पहले कैपिलरी थ्रोम्बोसिस, तो जो कैपिलरीज होते हैं, जो छोटे छोटे वेसल्स होते हैं, वहां पे थ्रोम्बोसिस होने लगता है, ब्लॉकेजेस आने लगते हैं, जिसकी वजह से आगे की तरफ ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता। फोकल नेक्रोसिस ऑफ द एल्वियोलार वॉल, तो जो एल्वियोलार का जो वॉल होता है, ये अगर हम बोलेंगे एल्वियोलार है, तो इसके जो वॉल्स होते हैं, जो ये साइड में जो है इसे हम वॉल्स कहते हैं, तो ये जो वॉल्स होते हैं वहां पे ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें नेक्रोसिस देखने मिलता है, फोकल नेक्रोसिस देखने मिलता है एल्वियोलार वॉल में। और डेवलपमेंट ऑफ हाइलाइन मेम्ब्रेन, तो जब भी ये डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ये एल्वियोलाई का नेक्रोसिस होने के बाद अगर डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो डिस्ट्रक्शन होने के बाद कुछ मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलते हैं जिसे हम कहते हैं हाइलाइन मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, हाइलाइन मेम्ब्रेन। तो एल्वियोलाई का डिस्ट्रक्शन होने के बाद हमें कुछ मेम्ब्रेन दिखने लगते हैं जिसे हम कहते हैं हाइलाइन मेम्ब्रेन। Early lesion of the alveolar epithelium are often difficult to detect because of the hyperemic, hemorrhagic, edematous pneumonia developed with the infection। तो मोस्ट प्रोबेबली लंग का इन्फेक्शन होने की वजह से
अगर स्टार्टिंग में अर्ली स्टेज में हम देखेंगे तो हमें कुछ भी ठीक से नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि वहां पे एडिमा होगा, हिमरेज होगा, निमोनिया डेवलप होगा। लेकिन धीरे धीरे कुछ वीक्स के बाद हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट को इन्फ्लुएंजा वायरस हुआ है, पेशेंट को निमोनिया है, और ये सब चीजें हमें देखने को मिलेगी। तो मोस्ट प्रोबेबली जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो स्प्रेड होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से। रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो सबसे पहले क्या करता है, अटैक करता है ट्रेकिया और ब्रोंकाई के एपिथेलियल सेल्स को। उसके आगे जाके वो एल्वियोलाई को अटैक करता है और निमोनिया डेवलप करता है और अपने इन्फेक्शन को बढ़ाता है। इसके बाद हम देखेंगे बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो बर्ड फ्लू यानी कि हमने क्या देखा, इसका दूसरा नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस ए H5N1, उसे हम कहते हैं बर्ड फ्लू। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है, चिकन है, बीच में हमने बहुत सुना था कि चिकन खाने से बर्ड फ्लू होता है। तो ये वही है, कुछ चिकन से स्प्रेड होता है, यानी कि बर्ड से स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं, इसके लिए इसे हम बर्ड फ्लू भी कहते हैं। H5N1 सबटाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस infection causes acute respiratory syndrome, which is the human form of bird flu or the avian influenza. मोस्ट प्रोबेबली जैसे कि मैंने बताया, इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है वो अटैक करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो जो H5N1 वायरस होता है उसकी वजह से सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम देखने मिलता है, जो कि एक टाइप का ह्यूमन फॉर्म है, जो बर्ड ह्यूमन फॉर्म का वायरस है जो बर्ड से स्प्रेड किया जाता है। तो विच इज द ह्यूमन फॉर्म ऑफ बर्ड फ्लू और द एवियन इन्फ्लुएंजा। Earlier, there have been outbreak in the poultry birds in different part of the world, resulting into slaughtering of millions of infected chickens every year. मोस्ट प्रोबेबली ये किससे स्प्रेड होता है, तो चिकन से स्प्रेड होता है। बीच में हमने देखा था काफी ज्यादा स्प्रेड हुआ था। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका स्प्रेड होने का रीजन था कि जो इन्फेक्टेड बर्ड्स होते हैं या फिर जो इन्फेक्टेड चिकन होते हैं उनको काट के बेचा जाता है, और उसका इंजेक्शन करने से ही बहुत लोगों को बर्ड फ्लू हुआ था। तो ये एक काफी खतरनाक आउटब्रेक था। तो मोस्ट प्रोबेबली चिकन अगर इन्फेक्टेड है तो उसे नहीं खाना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं उसे हम डिस्ट्रॉय या फिर हम कह सकते हैं बरी कर देना चाहिए। वो चिकन का यूज कहीं पे भी नहीं करना चाहिए। तो बहुत सालों में, पिछले कई सालों में देखा है हमने, तो बर्ड फ्लू का आउटब्रेक हमें देखने को मिला है काफी ज्यादा पार्ट में। क्यों देखने मिलता है, तो जो भी है चिकन इन्फेक्टेड रहते हैं उन्हें काट के उनका जो मीट है वो बेचा जाता है, और वो लोग खाने की वजह से इन्फेक्ट होते हैं बर्ड फ्लू से। पैथोजेनेसिस में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि SARS is caused by influenza type A H5N1 respiratory virus, also called as SARS associated coronavirus। एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, SARS का मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एसोसिएटेड कोरोना वायरस। ह्यूमन एक्वायर्ड इन्फेक्शन थ्रू कंटामिनेटेड नेजल रेस्पिरेटरी एंड फीकल मटेरियल फ्रॉम द इन्फेक्टेड बर्ड। तो बर्ड्स के इन्फेक्शन से, बर्ड्स में अगर इन्फेक्टेड रहेगा बर्ड फ्लू से, तो उससे ह्यूमन बीइंग में थ्रू नेजल ड्रॉपलेट, रेस्पिरेटरी या फिर फीकल मटेरियल से ये स्प्रेड होता है। एन इंडिविजुअल हु हैज ह्यूमन फ्लू and get infected with the bird flu, then the hybrid virus so produced is highly contagious and cause lethal disease। अगर एक पेशेंट है जिसके अंदर ह्यूमन फ्लू तो हुआ है, उसके साथ साथ अगर बर्ड फ्लू भी हो जाता है तो वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसका वो काफी ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है पेशेंट के लिए, और वो हाईली कंटेजियस होता है, काफी ज्यादा अमाउंट में स्प्रेड हो सकता है। नो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन हैज बीन रिपोर्टेड। ह्यूमन डू नॉट हैव इम्यून प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एवियन वायरस। तो मोस्ट प्रोबेबली जहां तक स्टडी हुआ है हमें ये पता चलता है कि इन्फेक्टेड चिकन से, उसका मीट खाने से सब चीजें होती है,
नेजल, रेस्पिरेटरी या फीकल मटेरियल के स्प्रेड से होता है, लेकिन ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होता है। और जो ह्यूमन बींग्स है उसमें एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए कोई इम्यूनिटी प्रोटेक्शन या फिर इम्यून प्रोटेक्शन नहीं होता। क्लिनिकली अगर हम देखेंगे तो हमें क्या क्या देखने मिलेगा, तो पेशेंट अगर बर्ड फ्लू से इन्फेक्टेड है तो हमें देखने मिलेगा सबसे पहला सबसे बेसिक इन्फेक्शियस डिजीज में फीवर हमें देखने मिलेगा, हाई टेम्परेचर। उसके साथ साथ हमें कफ देखने मिलेगा, कफिंग, डिस्निया यानी कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होगा, सोर थ्रोट, ड्राइनेस ऑफ द थ्रोट, मसल एक यानी कि हम कह सकते हैं माइल्जिया, मसल एक, बॉडी एक, हेड एक, आई इन्फेक्शन, कंजक्टिवाइटिस या फिर कोई भी तरह का बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन हो जाना। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें बर्ड फ्लू में क्या क्या देखने मिलेगा, फीवर, कफ, डिस्निया, सोर थ्रोट, मसल एक और आई इन्फेक्शन। Soon the patient develop viral pneumonia, extend on the X-ray chest and acute respiratory distress and terminally kidney failure। अगर पेशेंट को बर्ड फ्लू होता है, बेसिकली सबसे पहला रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है, वहां पे वायरल या फिर हम कह सकते हैं निमोनिया डेवलप करता है जो कि वायरल ओरिजिन का होता है, जो कि हम चेस्ट एक्सरे पे देख पाते हैं। धीरे धीरे एल्वियोलाई का डिस्ट्रक्शन होने लगता है जिसकी वजह से हमें एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने मिलता है, और इस सब का इफेक्ट जो होता है वो किडनी पे भी होने लगता है और हमें बेसिकली टर्मिनली किडनी फेलियर देखने को मिलता है। सिंस वैक्सीन इज येट बीइंग डेवलप्ड, the available measures are directed as prevention of infection such as by killing the infected poultry birds and isolation of the infected cases। मोस्ट प्रोबेबली अगर कोई बर्ड फ्लू या फिर किसी भी बर्ड में फ्लू हुआ है तो उसका इंजेक्शन या उसको किधर उसका यूज नहीं करना चाहिए, खाने के लिए, मीट के लिए या फिर उसके आजू बाजू में नहीं रहना चाहिए। और जो केसेस हमारे पास आए हैं उसे 7 डेज 10 डेज के लिए एकदम से आइसोलेट करना काफी ज्यादा जरूरी है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में अगर हम देखेंगे तो बर्ड फ्लू में लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हमें क्या देखने मिलेगा, तो सबसे पहला हमें देखने मिलेगा नॉर्मल टू लो टीएलसी, यानी कि डब्ल्यूबीसी का काउंट जो है वो डिक्रीज होता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट का काउंट जो होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। एलिवेटेड लीवर एंजाइम, कुछ लीवर के एंजाइम्स होते हैं जैसे एसजीओटी, एसजीपीटी, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये एंजाइम क्या होते हैं, इंक्रीज होने लगते हैं। वायरस के बारे में कैसे पता चलता है, तो वायरस आइसोलेशन बाय आरटीपीसीआर, रेस्पिरेटरी सैंपल, प्लाज्मा, यूरिन या फिर स्टूल। पेशेंट के प्लाज्मा, यूरिन या फिर स्टूल में से आरटीपीसीआर के थ्रू क्या करते हैं, वायरस का आइसोलेशन किया जाता है। नहीं तो फिर टिश्यू कल्चर किया जाता है, कोई भी टिश्यू को कल्चर पे ग्रो किया जाता है, उसके बाद पता लगाया जाता है कि कौन सा वायरस प्रेजेंट है। और डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज बाय एलाइजा टेस्ट, बॉडी में एंटीबॉडीज है कि नहीं उसके बेसिस पे भी पता चलता है कि एंटीजन है या नहीं। जब एंटीजन होगा तो ही एंटीबॉडीज प्रिपेयर होते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या देखने मिलेगा, तो नॉर्मल या फिर लो टीएलसी काउंट, उसके साथ साथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, डिक्रीज प्लेटलेट, लीवर एंजाइम इंक्रीज रहेंगे, वायरस आइसोलेशन बाय आरटीपीसीआर, टिश्यू कल्चर, डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी बाय एलाइजा। दूसरा फ्लू का टाइप होता है जो हम पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं स्वाइन फ्लू या फिर स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस ए, H1N1, कॉमन लैंग्वेज में स्वाइन फ्लू कहते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली पिग्स के थ्रू स्प्रेड किया जाता है, पिग्स के थ्रू ये स्प्रेड किया जाता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं स्वाइन फ्लू। क्या कहते हैं, स्वाइन फ्लू। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। इन्फ्लुएंजा वायरस that commonly circulate in swine are called as swine influenza virus or swine flu virus। H1N1 influenza type A virus is primarily an infection in pigs
with low mortality in them. Human being acquired infection by direct contact with infected pigs. डायरेक्ट अगर कांटेक्ट रहेगा पिग्स के थ्रू तो ह्यूमन में भी उनके वायरस स्प्रेड होते हैं. फर्दर ट्रांसमिशन ऑफ H1N1 फ्लू ऑकर बाय पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट सच एज कफिंग, स्नीजिंग, बट इट इज नॉट नोन टू ऑकर बाय ईटिंग पॉप. यानी कि एक बार अगर किसी पर्सन को इन्फेक्शन हो गया स्वाइन फ्लू से तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड होता है. लेकिन स्वाइन फ्लू जो है वो स्वाइन यानी कि पिग का जो मीट होता है वो खाने से नहीं होता. तो मोस्ट प्रोबेबली जो चिकन का फ्लू या बर्ड फ्लू होता है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होता. लेकिन जो स्वाइन फ्लू है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है. बेसिकली दोनों में हमें सेम ही सिम्टम्स देखने मिलते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन के थ्रू जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो स्प्रेड होते हैं, वो जाके ट्रेकिया, ब्रोंकाई और एल्वियोलाई को डिस्ट्रक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने मिलता है और पेशेंट का उसकी वजह से डेथ भी हो सकता है. The disease has the usual flu-like clinical feature, but additional 1/3 of cases have been found to have diarrhea, vomiting. Personal hygiene and prophylaxis remains the mainstay for the further spread of disease. Most probably जो फ्लू के सिम्टम्स होते हैं जैसे कि हमने देखा फीवर, माइल्जिया यानी कि हम कह सकते हैं बॉडी एक, चिल्स, ये सब सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है. लेकिन उसके साथ साथ कुछ केसेस में हमें डायरिया और वॉमिटिंग भी देखने को मिलते हैं, यानी कि उल्टी और जुलाब भी हमें देखने को मिलता है. मोस्ट प्रोबेबली अगर इससे बचना है तो इसका कोई वैक्सीनेशन तो नहीं है, लेकिन पर्सनल हाइजीन अगर मेंटेन करेंगे और आइसोलेटेड रहेंगे, जो पेशेंट को इन्फेक्ट हुआ है उसे आइसोलेशन रखेंगे तो इसका प्रिवेंशन रोका जाता है. मोस्ट प्रोबेबली एंटीवायरल का यूज करते हैं और सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट हमें पेशेंट को देना अच्छा रहेगा.